वन स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम रेलवे ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल चालू नहीं की है या थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो इस सीरीज़ को आप देख सकते हैं, जिससे आपको कम से कम 5 से 10 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। या आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है तो आपको रिविज़न के लिए एक अच्छा सोर्स मिल जाएगा। इस सीरीज़ में हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। ओनली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। इसके अलावा आपको कोई इररिलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ काम की चीज़ें मिलेगी। इस सीरीज़ के अंदर हम कम से कम अभी 5 वीडियो लाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कंप्लीट टोटल 30 सेट्स लेके आएंगे, वरना ये 5 वीडियो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूटेड 44 बिलियन टू द ग्लोबल इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 25 अकाउंटिंग फॉर 1.1% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। पूछा है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसको 44 बिलियन डॉलर का फ़ायदा कराया। 44 बिलियन डॉलर का उसका हिस्सा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर। और जितनी भी ग्लोबल जीडीपी बढ़ी है, जो दुनिया की जीडीपी जो बढ़ी है, उसमें 1.1 हिस्सा जो है इस कंपनी का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की वह कंपनी है, भारत का वो बैंक है जिसने वर्ल्ड की जीडीपी को 44 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड को 44 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, वर्ल्ड जीडीपी में 44 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है, इसके अलावा जो भारत की जीडीपी बढ़ी है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 16% हिस्सेदारी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन नेवी वॉरशिप, जो लास्ट वॉरशिप है पूछा है, व्हाट इज द लास्ट इंडियन नेवी वॉरशिप टू बी कमीशन्ड फ्रॉम फॉरेन शिपयार्ड मार्किंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स कंप्लीट इंडिजनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने एक वॉरशिप मंगाया, एक युद्धपोत का एक जहाज़ मंगाया है विदेश से। यह विदेश से आने वाला आखिरी जहाज़ है, ये लास्ट जहाज़ रहेगा, जिससे के बाद इंडिया अपने जहाज़ खुद बनाएगी और आत्मनिर्भर बनेगी डिफेंस सेक्टर में। तो उस जहाज़ का नाम क्या पूछा है? तो उस जहाज़ का नाम है INS तामल या INS तमाल। अब INS तमाल क्या है? ये आखिरी है जो हम रशिया से ले रहे हैं। इसके बाद जितने भी जहाज़ होंगे हम खुद बनाएंगे। अब INS तमाल के बारे में भी इंफॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए। क्या है? INS तमाल एक तलवार क्लास की फ्रिगेट है। ये तलवार क्लास का एक युद्धपोत है जो रशिया के यांतर शिपयार्ड से आएगा। ये रशिया हमको सप्लाई कर रहा है, यांतर शिपयार्ड से आएगा, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सी धातु कमरे में तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है? तो इसका आंसर है मरकरी। मरकरी, जिसको हम Hg भी बोलते हैं, यह एक चमकीली धातु होती है जो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। यह थर्मोमीटर में भी यूज़ होती है। जो थर्मोमीटर में पारा देखा है, वो जो पारा रहता है उसी को हम मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका साइन क्या रहता है? Hg रहता है। तो यह रूम टेम्परेचर पे, यह अपने कमरे के तापमान पे, कमरे का तापमान हम मान के चलते 25 से 30 डिग्री, इसके ऊपर ये लिक्विड रहती है। इसमें जानने वाली चीज़ ये है, हमको कुछ एलिमेंट्स की, कुछ तत्व की वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो कैल्शियम जो रहता है उसकी वैलेंसी या संयोजकता 2 होती है, +2 होती है। इसका मतलब ये है ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, जिससे कि ये क्या कहलाता है? मेटल। ये मेटल के गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? मेटल के। लिथियम जो होता है इसकी वैलेंसी +1 होती है। एक बात और याद रखना, लिथियम जो है उसका यूज़ बैटरीज में किया जाता है। इसके अलावा जो मरकरी होता है इसकी 2 वैलेंसियाँ चलती है। पहली है +1 जो मर्क्यूरस स्टेट होती है। एक मर्क्यूरस तत्व होता है जिसकी वैलेंसी +1 होती है, और +2 जो होती है वो मर्क्यूरिक स्टेट की होती है। जो मर्क्यूरिक होता है उसकी +2 होती है। इसके अलावा सोडियम की वैलेंसी याद रखना ज़रूरी है। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला, ये सारे जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सब आने वाले क्वेश्चन से और डायरेक्ट पेपर में आएंगे। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में भिगो के रखा जाता है, जिससे कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाएँ, अभिक्रिया ना कर पाएँ। तो पूछा जाता है कि किन 2 मेटल्स को केरोसिन में रखा जाता है?
तो वो आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम। अगला पॉइंट है सोडियम क्या है, एक शाइनी मेटल है। सोडियम एक शाइनी मेटल है, चमकीला धातु है ना। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से धातु को चाकू से भी काट सकते हैं, तो इसका जवाब होगा सोडियम। साथ में ये हिंदी में भी नोट्स लिखे, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि एक मान लो ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित चीज़ है, इसके अंदर कोई एक और जीवित चीज़ आ जाए और उसके अंदर से उसका खून चूस के या उसके अंदर से न्यूट्रिशन ले, तो उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी, परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। तो इसके ऑप्शन है कुस्कुटा यानी अमरबेल, अमीबा या अमीबा ही बोलेंगे उसको, मशरूम को देखा होगा आपने, और यीस्ट, यीस्ट को खमीर भी बोलते हैं। तो इसका जवाब है कुस्कुटा या अमरबेल। कुस्कुटा या अमरबेल एक बेल होती है जो पेड़ पौधों के साथ उगती है। मान लो ये पेड़ है तो इसके ऊपर अमरबेल ऐसे 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 चिपक जाती, पीले रंग की रहती है ये, और ये पेड़ पौधों से क्या लेती है? न्यूट्रिशन लेती है। अगला, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाला होता है, जो अमीबा होता है वो किस प्रकार रिप्रोड्यूस करता है। तो अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन करता है या द्विविखंडन क्रिया करता है। अब द्विविखंडन क्रिया क्या होता है? तो मान लो ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा बनाया, इस अमीबा का ये केंद्रक है यानी न्यूक्लियस है। अब ये अमीबा पहले तो दो भागों में टूट के दो अमीबा में बनेगा, और फिर ये दो अमीबा दो और अमीबा में टूट के चार अमीबा बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं द्विविखंडन क्रिया या बाइनरी फिजन। तो पूछा जाता है कि अमीबा कौन सी क्रिया करता है, तो बोलना बाइनरी फिजन। अगला, यीस्ट या खमीर जो होता है वह बडिंग के द्वारा प्रजनन करता है या बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। मान लो ये एक यीस्ट है, ये एक यीस्ट है, तो अब इसके अंदर से एक बड निकलता है। बड मतलब इसका ही एक हिस्सा निकलता है, एक उभार निकलता है, और ये उभार धीरे से टूट जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाला है, एक पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस होती है। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस होती है। तो यह फंगस क्या करती है? तो इसको पेनिसिलियम क्राइसोजिनम भी बोलते हैं। इसको पेनिसिलियम नोटेटम भी बोलते हैं और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम भी बोलते हैं। इसके द्वारा एक एंटीबायोटिक बनाई गई थी जिसको कहा जाता है पेनिसिलिन। तो पेपर में बहुत बार आता है कि एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो किससे बनती है? तो पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से बनती है। यह एक फंगस यानी कि कवक है। यह क्या है? एक कवक है। इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। तो ये जीके का क्वेश्चन है कि सबसे जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, 1928 में बनाई थी। उसका नाम पेनिसिलिन था और किससे बनाई गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। अगला क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ विच प्लांट हार्मोन इज हाईएस्ट एट टॉप ऑफ द प्लांट एंड डिक्रीजेज एज यू गेट क्लोजर। कहने का मतलब यह है कि एक पौधा है, ये एक पौधा उगाया हमने, ये एक पौधा उगाया, ये एक पौधा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इस पौधे के, तो कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और सबसे नीचे जाओ तो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो इसके ऑप्शन है ऑक्सीन, गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन। तो इसका आंसर है ऑक्सीन। जितना ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीन उतनी ही प्रचुर मात्रा में मिलेगा। हिंदी में भी लिखा गया है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है, तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑक्सीन आएगा। इसमें मैंने कुछ नोट्स डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो मैंने नोट्स डाले हैं ये है अलग अलग हार्मोन के कार्य। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या करता है? प्रमोट्स सेल इलोंगेशन। जो अपना पौधा रहता है उसके जो सेल होते हैं, कोशिका होती है, उसको लंबाई प्रदान करता है, उसको बड़ा करता है। रूट इनिशिएशन, ये जड़ों को बनाने में मदद करता है। और एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मतलब पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है तो एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। अगला हार्मोन जो होता है वो जिबरलिन होता है, इसको GA भी बोलते हैं। यह स्टेम इलोंगेशन करता है, स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन का मतलब होता है यह जो
पौधे के डालियाँ होती है उसको मोटाई प्रदान करता है। यह सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, जो बीजे होते हैं उनको उगने में मदद करता है और फ्लावरिंग में मदद करता है, यानी फूल बनने में मदद करता है। अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन में मदद करता है। जो पेड़ पौधों की कोशिका रहती है उसको बढ़ने में मदद करता है, उनको डिवाइड होने में मदद करता है। इसके अलावा डिले लीफ एजिंग, ये पत्तियों को जल्दी पुराना होने से रोकता है। अगला प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, इसको ए बी कहते हैं। ये क्या करता है, तो देखा होगा हमने कि जो हमारे बीजे रहते हैं वो ऐसे ही पड़े पड़े नहीं उगते हैं। उनको उगाने के लिए हमको पानी डालना पड़ता है, ज़मीन में लगाना पड़ता है, तब जाके उगते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं कि जो बीज अपने आप ना उगे उसको बोलते हैं डोरमेंसी, मतलब बीजों को उगने से रोकना, जिससे कि वो एक सही समय पर उगे। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो डोरमेंसी इंड्यूस करता है, मतलब बीजों के अंदर डोरमेंसी लाता है। एंड क्लोजेस स्टोमेटा इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जो हमारे पेड़ पौधे रहते हैं उसमें एक स्टोमेटा नाम का तत्व होता है, स्टोमेटा नाम का तत्व होता है जो पानी को उड़ने से रोकता है। तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद कर लेता है जिससे कि पानी कम उड़े। अगला प्लांट हार्मोन इथाइलिन, यह प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग, यह फलों को पकाने में मदद करता है। एंड लीफ एंड फ्लावर सेनेसेंस, ये पतझड़ जो होता है, पेड़ की पत्तियां गिरती पीली होकर, उसमें भी मदद कौन करता है, इथाइलिन मदद करता है। इसके नोट्स हिंदी में भी दिए हैं, आप एक बार पढ़ के बता सकते हैं। ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी या क्वेशिकर। तो इसका सही जवाब है क्वेशिकर। प्रोटीन की कमी से क्वेशिकर नाम की बीमारी होती है। एक बात याद रखिएगा, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी लिखा है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी और क्वेशिकर। इसके अलावा कुछ बीमारियों के हमको पता होने चाहिए कि रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का एक केमिकल नाम होता है जिसको कहते हैं कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरोल। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बेरीबेरी जो होता है वो विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से होता है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। और गोइटर नाम की बीमारी होती है जिसको हम गंडमाला बोलते हैं, यह डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन की कमी से होती है। इसको ठीक रखने के लिए आयोडाइज नमक खाया जाता है। जो नमक में आयोडीन बोलते हैं ना, वो नमक में आयोडीन मिलाया जाता है जिससे कि गोइटर या गंडमाला बीमारी ना हो। हिंदी में भी लिखा गया है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी और गंडमाला जिसको गोइटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, ओजोन परत होती है उसकी मोटाई को किस प्रकार नापा जाता है। तो इसका जवाब है डॉप्सन यूनिट। ये डॉप्सन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओजोन लेयर को पता लगाया था और ओजोन की थिकनेस डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। डेसिबल यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, जो साउंड होता है, जो आवाज़ होती है, उसकी जो तीव्रता होती है उसको नापने की इकाई होती है डेसिबल। ओजोन को O3 भी कहते हैं, ये ऑक्सीजन से बनता है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर की एक परत होती है, एटमॉस्फेयर या वातावरण की एक परत होती है जो कि धरती से 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। कौन मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर मिलता है। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ओजोन परत होती है। अब ओजोन परत जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन ये किसके कारण होता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। यह तत्व होता है जो हमारे एसी में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारे एसी में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, जिससे कि हमारे ओजोन की परत खत्म हो जाती है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है हिस्ट्री से। विच नेशनलिस्ट लीडर फाउंडेड एंड एडिटेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी। सवाल है किस नेता ने मराठी अखबार था केसरी
उसको लॉन्च किया था, और जो उसके एडिटर थे, एडिटर का मतलब होता है संपादन करना, तो हिंदी में भी लिखा गया है। ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, सेकंड ऑप्शन है विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, थर्ड है भीमराव अंबेडकर, और फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही मराठी अखबार केसरी की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी ये पता होनी चाहिए कि इनको लोकमान्य भी कहा जाता था। इनका उपनाम या निकनेम लोकमान्य भी बोला जाता था। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था। मतलब उस समय इंडिया में जो अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बन रहा था, तो वो माहौल बनाने का श्रेय किसको जाता है? लोकमान्य तिलक को जाते हैं। और वैलेंटाइन चिरोल नाम का एक अंग्रेज था, उन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा था? तो लोकमान्य तिलक को कहा गया था। इन्होंने एक और अखबार जिसको महारट्टा कहते हैं, यह महारट्टा इंग्लिश में छपता था। किसने छापा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने यह अखबार छापा था। हिंदी में भी लिखा गया है, लोकमान्य तिलक के नाम से जाते थे। वैलेंटाइन चिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। इन्होंने महारट्टा अंग्रेजी में छापा था। इसके अलावा एक और जो है वो है विनायक दामोदर सावरकर। इन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता था। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो इन्होंने 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, या जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हिल रीजन्स बाय कटिंग स्लोप्स इनटू स्टेप्स। मान लो कोई पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर ऐसे स्टेप्स बना के, ऐसे स्टेप्स खोद के इसके ऊपर खेतीबाड़ी की जाती है। तो इस खेतीबाड़ी को क्या कहा जाता है? तो इस खेतीबाड़ी को कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। देखो, टेरेस जो छत बनाई जाती है, वैसे ही छत बना के फार्मिंग की जा सकती है। जैसे कि आपने चाय के बागान देखे होंगे, चाय के बागान या टी प्लांटेशन। तो ये टी प्लांटेशन जो होते हैं अक्सर पहाड़ पे होते हैं। इसको सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है। अब इन क्वेश्चंस के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको करना ज़रूरी है। इसमें से हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टॉपिक का नाम है फंक्शन की इन कंप्यूटर। इसके आगे मैंने लिखा है 100% इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये है आपके ग्रुप डी की हर शिफ्ट में इससे जुड़ा सवाल मिलेगा। तो हमारे कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। कितनी फंक्शन की होती है? 12 फंक्शन की होती है। इनके हमको फंक्शंस याद रखने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। इनको समझने से ज़्यादा इनको याद रखना है। पहली फंक्शन की है F1, इससे हम हेल्प ले सकते हैं, हेल्प स्क्रीन खुलेगी। अगली फंक्शन की है F2, इससे हम हाईलाइट फाइल और फोल्डर फॉर रीनेमिंग, हम इसको हाईलाइट करके रीनेम कर सकते हैं किसी फोल्डर को। तीसरी फंक्शन की है F3, इससे हम सर्च टूल, जो सर्च का टूल होता है, उसको खोल सकते हैं। चौथी फंक्शन की है F4, जो कि अल्टर प्लस F4 दबा के खुलती है, इससे कि हम करंट विंडो को बंद कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो अभी हमारा चल रहा है उसको उसी वक्त बंद करना है, तो अल्टर और F4 दबाएंगे, बंद हो जाएगा। F5 के द्वारा हम रिफ्रेश कर सकते हैं विंडोज़ को या वेब पेज को। F6 के द्वारा हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। कर्सर का मतलब होता है हमारा माउस। F7 के द्वारा हम स्पेल चेक और ग्रामर चेक कर सकते हैं कि हमारी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। F10 के द्वारा हम एक्टिव मेन्यू बार को खोल सकते हैं। किसको खोल सकते हैं? एक्टिव मेन्यू बार को खोल सकते हैं। F11 के द्वारा हम स्क्रीन से अंदर और बाहर या फुल स्क्रीन मोड में जा सकते हैं या फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ सकते हैं। और F12 के द्वारा हम सेव एज कर सकते हैं। किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसको सेव एज कर सकते हैं। यही चीज़ हिंदी में लिखी गई है, एक बार इसको आप देख सकते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें अगर आपको ये और वीडियो चाहिए। इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये गारंटी है। धन्यवाद।